हेलो बच्चों, एकेडमिक ज्ञान के सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं सौरभ सोनोवाल। बात करते हैं साइंस का 9th क्लास का चैप्टर 4 अपन डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में, जिसमें अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया। उसके अलावा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिस पर अपन ने आइसोटॉप्स और आइसोबार्स को डिस्कस किया, मतलब समस्थानिक संभावित समझे, परमाणु संरचना समझी। उसके बाद आगे जो है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं, तो देखें बिना किसी देरी के। टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। मतलब चैप्टर 4 परमाणविक संरचना। क्लास 9, ठीक है। तो देखें अपन बताते हैं कुछ आगे। आइसोटॉप्स और आइसोबार समस्थानिक और संधारित्र के बाद इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं अपन। नंबर 1 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या क्या होती है, देखें किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। तो कैसे लिखेंगे, द नंबर ऑफ प्रोटॉन in any atom is called atomic number। किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। इट इज डिनोटेड बाय जेड। इसे जेड से दर्शाया जाता है। इसे जेड से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो आप नोटबुक निकाल कर लिखते चलें। लेकिन जैसे मैं बताता हूं आपको, फॉर एग्जांपल जैसे अपन बात करें तो मैग्नीशियम जिसका बेटा जेड का वैल्यू होता है 12, कितना होता है 12। मैग्नीशियम के लिए परमाणु क्रमांक का मान कितना होता है 12। तो इसका मतलब क्या है बेटा, प्रोटॉन का मान भी कितना होगा 12, ठीक है। प्रोटॉन का मान भी कितना होगा 12, ठीक है। और देखें जैसे कि अपन Fe आयरन के लिए बेटा जेड का मान कितना होता है 26, मतलब P का मान, प्रोटॉन की संख्या का मान भी कितना होगा 26, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल अपन देख सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट अपन बात करते हैं एटॉमिक मास या मास नंबर जिसको बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। तो देखें अपन क्या होता है एटॉमिक मास या मास नंबर। तो बेटा किसी परमाणु में उपस्थित
प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या कहलाता है। किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या एवं न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कहलाता है। सिंपल सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब P प्लस एंड न्यूट्रॉन एंड जीरो इज मास नंबर, इज मास नंबर। मतलब क्या है? परमाणु में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या होता है। ठीक है, किसी परमाणु में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या होता है। नेक्स्ट बेटा, इट इज डिनोटेड बाय ए। इसको ए से दर्शाया जाता है बेटा, इसे ए से दर्शाया जाता है। बेटा परमाणु भार एवं द्रव्यमान संख्या को ए से दर्शाया जाता है। और होता क्या है, ये किसी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या का योग कर देते हैं तो वो द्रव्यमान संख्या होती है। फॉर एग्जांपल अपन देखें, देखो मैग्नीशियम की अगर अपन बात करें तो मैग्नीशियम के लिए क्या होता है, जेड का वैल्यू मैग्नीशियम के लिए कितना होता है 12, तो मतलब प्रोटॉन के कितने होंगे 12। अब प्रोटॉन 12 है तो बेटा मैग्नीशियम में क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या N0 की संख्या कितनी होती है 12। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या का प्लस किया तो आंसर कितना आएगा 24। बेटा मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना होता है 24। कितना होता है 24। ठीक है, वैसे और बात करें अपन, फॉर एग्जांपल कार्बन की बात करें तो कार्बन जो होता है, कार्बन के लिए जेड का वैल्यू 6 होता है तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी 6। कार्बन में परमाणु क्रमांक 6 होता है तो मतलब प्रोटॉन संख्या भी 6 होगी। और इसमें बेटा न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 होती है, तो दोनों को प्लस किया तो बेटा A बराबर कितना आया, A बराबर कितना आएगा 12। कितना आएगा 12 और यहाँ A बराबर कितना आएगा 24। तो मैग्नीशियम का परमाणु भार 24 होता है, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। ऐसे ही हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 भी होता है और 2 भी होता है और 3 भी होता है। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ आपको नोट में लिखा देता हूँ, याद रखना बेटा कि हाइड्रोजन 3 रूपों में मिलता है, 1H1, 1H2 और 1H3। तो 1H1 के हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटॉप्स। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1 दैट इज कॉल्ड प्रोटियम, 1H2 दैट इज कॉल्ड ड्यूटेरियम एंड 1H3 दैट इज कॉल्ड ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1 को प्रोटियम बोला जाता है, 1H2 को ड्यूटेरियम बोला जाता है और 1H3 को ट्राइटियम बोला जाता है। ठीक है, तो ये प्रोटियम होता है, 1H2 बेटा ड्यूटेरियम होता है और 1H3 ट्राइटियम होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम, 1H3 ट्राइटियम। अब मैंने आपको बताया था समस्थानिक क्या होते हैं, ऐसे परमाणु मतलब परमाणु के वे अलग अलग रूप जिनमें परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। मतलब द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए एटम इन विच एटॉमिक नंबर इज सेम बट एटॉमिक मास इज डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। ठीक है, तो यहाँ देखो नीचे वाला नंबर Z होता है, सब में सेम है, 1 1 1 है। ऊपर वाला नंबर डिफरेंट है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो ये ऊपर वाला नंबर क्या होता है A, मतलब परमाणु भार होता है। तो परमाणु भार सबका अलग है लेकिन परमाणु क्रमांक सबका समान है, तो ये क्या होंगे समस्थानिक। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं बेटा, याद रखना। ठीक है, जो अपन यूज करते हैं वाटर के फॉर्मेशन में बेटा वो 1H1 यूज करते हैं, इसको अपन प्रोटियम बोला जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। और इसी के साथ में परमाणु भार में बेटा आपको एक रिलेशन बता चुका हूं पहले ही कि A जो होता है बेटा वो 2Z के बराबर होता है, मतलब परमाणु भार परमाणु क्रमांक का दोगुना होता है। ज्यादातर परमाणुओं में परमाणु भार परमाणु क्रमांक का दोगुना होता है, याद रखना बेटा। ठीक है,
तो आपको तत्वों को परमाणु क्रमांक के अनुसार याद रखना है, एटॉमिक नंबर वाइज एलिमेंट याद रख लेना, और उसका एटॉमिक नंबर जो होगा किसी एलिमेंट का उसका डबल करके उसका एटॉमिक मास आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन थर्ड पॉइंट बात करने वाले हैं, क्या है देखते हैं। नेक्स्ट बेटा हम बात करने वाले हैं एटॉमिक मॉडल, मतलब परमाणुविक मॉडल या प्रारूप। बेटा इन दिस रेफरेंस वी हैव डिस्कस्ड 3 मॉडल्स। फर्स्ट इज थॉमसन मॉडल, सेकेंड इज रदरफोर्ड मॉडल एंड थर्ड इज नील्स बोर मॉडल। ठीक है, अपन इस संदर्भ में परमाणु मॉडल के संदर्भ में अपन 3 मॉडल डिस्कस करेंगे बेटा। नंबर 1 आएगा थॉमसन मॉडल, नंबर 2 आएगा रदरफोर्ड मॉडल और नंबर 3 आएगा नील्स बोर मॉडल। ठीक है, तीनों को 1 बाय 1 पढ़ेंगे तो ठीक से समझना। मतलब क्या है कि हमारे साइंटिस्टों ने, मतलब जो रसायनज्ञ थे, मतलब केमिस्ट जो थे, उन्होंने परमाणु की संरचना को समझाने के लिए मतलब बहुत सारे मॉडल प्रस्तावित किए। उन्हीं को परमाणु मॉडल के नाम से जाना जाता है, जिनमें नंबर 1 आते हैं थॉमसन्स मॉडल। नंबर 1 क्या है? थॉमसन्स मॉडल, मतलब थॉमसन का मॉडल। अब थॉमसन का मॉडल क्या था बेटा समझना। ठीक है, मैं फिगर आउट करके समझाऊंगा, थ्योरी आपको सुनाऊंगा, सुनना ध्यान से। देखें, थॉमसन ने क्या बोला कि एटम इज अ स्फीयर। थॉमसन ने बोला कि एटम क्या है? एक स्फीयर है। ठीक है, थॉमसन ने बोला कि एटम क्या है? एक स्फीयर है, और उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो बिखरा हुआ रहता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? उसमें स्प्रेड ओवर होता है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एम्बेडेड होता है, बीच में धसे होते हैं इलेक्ट्रॉन। बीच में क्या धसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसने बोला, ये मॉडल था बेटा थॉमसन का। थॉमसन ने बोला कि जो एटम है उसमें पॉजिटिव चार्ज जो होता है स्प्रेड ओवर होता है, मतलब चारों तरफ स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ रहता है, और उसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। और इसने अपने मॉडल का जो कंपैरिजन है वो उसने कंपैरिजन अपना वाटरमेलन से किया, मतलब तरबूज से किया। जिस प्रकार तरबूज में जो रेड एडिबल पार्ट होता है, लाल भाग होता है खाने वाला, उसके अलावा उसमें बीज होते हैं जगह जगह, तो उन बीजों को, उन सीड्स को थॉमसन ने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन का। और जो रेड एडिबल पार्ट है उसका नाम उसने क्या दिया? प्रोटॉन। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि थॉमसन ने अपने जो मॉडल का प्रारूप था उसका कंपैरिजन, मतलब तुलना तरबूज से किया। जिस प्रकार तरबूज में लाल भाग होता है खाने वाला, उसको उसने प्रोटॉन का नाम दिया, मतलब प्लस चार्ज का नाम दिया। और जो उसमें बीज जगह जगह धसे होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, उनको उसने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। तो ये था थॉमसन का मॉडल। तो इसीलिए इस मॉडल को बेटा क्या बोला जाता है? प्लम पुडिंग मॉडल। क्या बोला जाता है? प्लम पुडिंग मॉडल। ये प्लम जो होता है बेटा, ये खाने वाली चीज होती है, तो प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। रदरफोर्ड मॉडल को क्या कहा जाता है? प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। और इसमें ये इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं। मतलब सारांश में आपको बताऊं मैं कि प्लम पुडिंग मॉडल या थॉमसन मॉडल क्या था कि थॉमसन सेज दैट कहा था कि पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्लस चार्ज स्प्रेड ओवर इन अ स्फीयर या इन एन एटम, एक परमाणु में धनावेश बिखरा हुआ रहता है, एंड इलेक्ट्रॉन मतलब E माइनस आर एम्बेडेड
इन इट, और उसने बोला कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो धसे हुए रहते हैं। थॉमसन ने कहा कि परमाणु में धनावेश बिखरा रहता है एवं इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। ये बोला थॉमसन ने। थॉमसन ने क्या बोला कि परमाणु में जो धनावेश है वो बिखरा हुआ रहता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे हुए रहते हैं। लेकिन बेटा इसकी जो लिमिटेशंस है वो कमी क्या थी? कमी ये थी कि थॉमसन ने इतना तो बताया कि पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ रहता है और उसमें इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज जो है वो एम्बेडेड में धसा हुआ रहता है। लेकिन वो ये नहीं बता पाया कि एटम इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, मतलब जो परमाणु है वो विद्युत रूप से कैसा होता है, ये वो आपको कंक्लूड नहीं कर पाया। तो इसके जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष क्या निकाला उसने? ये तो ऑब्जर्वेशन किया उसने, कंक्लूजन ये था, निष्कर्ष। हर मॉडल में अपन तीन चीज पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन, जिनको बोलते हैं परीक्षण, दूसरा पढ़ेंगे कंक्लूजन और तीसरा पढ़ेंगे लिमिटेशन। तो कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष होता है और लिमिटेशन मतलब सीमा कमी होती है। तो कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष क्या निकाला? निष्कर्ष ये निकला इस मॉडल का, नंबर 1 कि पॉजिटिव चार्ज धनावेश जो होता है वो इक्वल होता है नेगेटिव चार्ज, मतलब धनावेश ऋणावेश के बराबर होता है। धनावेश क्या होता है? ऋणावेश के बराबर होता है। धनावेश ऋणावेश के बराबर होता है। लेकिन वो इतनी छोटी ये चीज तो उसने बता दी, थॉमसन ने ये बात तो बताई कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर होता है, कि धनावेश ऋणावेश के बराबर होता है। लेकिन वो इतनी सी बात नहीं बता पाया कि जो परमाणु है वो विद्युत रूप से उदासीन भी होता है, मतलब एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये बात वो नहीं बता पाया। ठीक है, तो ये बात उसके निष्कर्ष में नहीं थी। दूसरी चीज उसने क्या बोला कि जो जैसे वाटरमेलन होता है, देखो बना रहा हूं, ठीक है, तो वाटरमेलन क्या होता है? उसमें रेड इवन पार्ट होता है। वाटरमेलन में क्या होता है? रेड इवन पार्ट होता है। ठीक है, ये वाटरमेलन है और इसमें जगह जगह बेटा क्या होते हैं? सीड्स होते हैं। क्या होते हैं? सीड्स होते हैं, ऐसे ऐसे सीड्स होते हैं इसमें जगह जगह। मतलब क्या है? ये जो सीड्स है, ये जो ब्लैक है बेटा वो सीड्स हैं, और जो रेड वाला पार्ट है बेटा, जो रेड वाला पार्ट है, रेड एडिबल पार्ट, ये बेटा खाने वाला भाग है, खाने योग्य भाग। ठीक है, और सीड्स मतलब जो बीज है वो बेटा इलेक्ट्रॉन है। तो बीजों को उसने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन बोला। और जो रेड एडिबल पार्ट है उसको क्या बोला? उसने प्रोटॉन बोला, P+। तो मतलब सिंपल सी बात आपको ये दिख रही है, ये वाटरमेलन है बेटा। ये क्या है? वाटरमेलन मतलब तरबूज है, वाटरमेलन तरबूज है ये। ठीक है, तो एक चीज आपको दिख रही है कि इसमें रेड वाला पार्ट ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि ब्लैक वाला पार्ट जो है वो कम दिख रहा है। तो सिंपल सी बात, एक कंक्लूजन ये भी निकला कि जो होता है, मतलब ऑब्जर्वेशन लिखे, ऑब्जर्वेशन समझे, लेकिन मतलब कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा होता है। मतलब उसने बोला कि एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है, एटम इज पॉजिटिवली चार्ज, एटम इज पॉजिटिवली चार्ज, मतलब परमाणु जो है वो धनावेशित होता है, ये उसने बोला। जबकि ऐसा नहीं होता है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। थॉमसन ने क्या बोला? इसमें जो वाटरमेलन में रेड वाला पार्ट ज्यादा दिख रहा है, ब्लैक वाला पार्ट कम दिख रहा है आपको, ब्लैक वाले को 6 डॉट दिख रहे हैं आपको। तो मतलब थॉमसन ने बोला कि जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। और उसने ये भी बोला साथ में कि पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है, मतलब धनावेश ऋणावेश के बराबर होता है। ये बात तो बोली, लेकिन साथ में वो ये बात भी बोल गया इस वाटरमेलन को देख करके कि आपको भी दिख रहा होगा ये, इसमें प्लस वाला चार्ज ज्यादा दिख रहा है, रेड वाला पार्ट ज्यादा दिख रहा है
और ये ब्लैक वाला पार्ट कम दिख रहा है। तो मतलब उसने बोला कि जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, बट ऐसा नहीं है। एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब उसका टोटल चार्ज 0 होता है परमाणु का। जबकि ये थॉमसन नहीं बोल पाया, तो इसकी लिमिटेशन है। उसकी लिमिटेशन क्या है कि थॉमसन डिड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द एटम्स न्यूट्रलिटी, मतलब थॉमसन जो है वो परमाणु की उदासीनता के बारे में कोई भी बात नहीं बता पाया, ये उसकी एक कमी है। ठीक है, और उसने अपने मॉडल की तुलना बेटा वाटरमेलन से की, तरबूज से की, और उसके मॉडल को प्लम पुडिंग का मॉडल भी बोला जाता है। ये था थॉमसन का मॉडल। एक बार देख लें आप बेटा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट मॉडल देखें। सेकेंड नंबर मॉडल है बेटा रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है वो समझते हैं। देखें बेटा, रदरफोर्ड चाचा जो थे ठीक है, उन्होंने क्या बोला, क्या बताया हम लोग देखते हैं। ठीक है, नंबर 2 रदरफोर्ड मॉडल रदरफोर्ड का मॉडल। तो रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, रदरफोर्ड ने क्या बताया, रदरफोर्ड ने क्या किया बेटा, परमाणु की संरचना को बताने के लिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए उसने गोल्ड फॉइल लिया, मतलब सोने की झिल्ली ली। क्या ली, एक सोने की झिल्ली ली, मतलब सोने का पर्दा लिया बेटा। क्या लिया, सोने का पर्दा। ये बेटा जो है ये है गोल्ड फॉइल। क्या है, गोल्ड फॉइल, मतलब सोने का पर्दा बोल दो, सोने की झिल्ली बोल दो, सोने की झिल्ली है बेटा ये। ठीक है, मतलब सोने का पर्दा लगा दिया उसने, गोल्ड फॉइल ली, और उसने किया क्या कि 2He4, जिसको बेटा नाम बोला जाता है, क्या नाम ये बोला जाता है इसको, अल्फा पार्टिकल, मतलब इसको बोला जाता है अल्फा पार्टिकल, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं अल्फा कण। क्या बोलते हैं, अल्फा कण। ठीक है, तो रदरफोर्ड चाचा जी ने क्या किया कि एक सोने की झिल्ली ली, मतलब गोल्ड फॉइल लिया, और उस पर अल्फा पार्टिकल 2He4 का रेनिंग कराया। क्या कराया, रेनिंग, बौछार कराई उस पर। ठीक है, तो जैसे ही जब अल्फा कण गया बेटा, तो अल्फा कण जब यहां से गया तो देखिए क्या हुआ कि ये जो अल्फा पार्टिकल है वैसे गया। ठीक है, एक अल्फा पार्टिकल ऐसे गया और एक अल्फा पार्टिकल ऐसे गया। ठीक है, मोस्टली इसमें 3 चीजें देखी कि जो ऐसे गया, ये बेटा गया ऐसे और आया ऐसे, मतलब मैं इसको रेड से दिखाऊंगा आपको कि मोस्ट ऑफ द उसने 12,000 अल्फा कण की बेटा बौछार कराई, जिसमें से बेटा ज्यादातर जो है वो सीधे निकल गए बेटा, और कुछ जो है वो अपने पास से डिविएट हुए, और एक जो है एक अल्फा पार्टिकल वो बेटा वापस अपने पाथ पर लौट आया, अपने रास्ते पर लौट आया। मतलब ज्यादातर जो है उसने देखा कि कैसे सीधे सीधे पास हो गए, सीधे सीधे क्या हो गए, पास हो गए और निकल गए पर्दे से, ऐसे गए और निकल गए। ठीक है, ज्यादातर ऐसे निकल गए, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, लेकिन कुछ जो है वो अपने पास से डिविएट हुए। डिविएट मतलब जाना था ऐसे, लेकिन गए कैसे, ऐसे, ये अपने पास से डिविएट हुए। ठीक है, ये अपने पास से क्या हुए, डिविएट हो गए। तो ये अल्फा पार्टिकल का उसने रेनिंग कराया, तो उसने क्या देखा, किसने, थॉमसन ने बताया कि जो ज्यादातर अल्फा कण है वो क्या है, सीधे निकल गए पर्दे से टकरा करके, लेकिन कुछ अल्फा कण अपने पास से डिविएट हुए, और एक अल्फा कण 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल अपने पाथ पर वापस लौट आया अपने रास्ते पर। तो उसने 3 ऑब्जर्वेशन किए। पहला क्या किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, एंड सेकेंड उसने क्या ऑब्जर्व किया कि सम ऑफ अल्फा पार्टिकल डिविएट फ्रॉम इट्स पाथ, है ना। थर्ड उसने ऑब्जर्वेशन क्या किया
1 आउट ऑफ 12,000 अल्फा पार्टिकल रिटर्न टू इट्स पाथ। मतलब 3 ऑब्जर्वेशन किए, 3 प्रेक्षण देखे। उसने पहला देखा कि जब 12,000 में से ज्यादातर अल्फा कण सोने की झिल्ली से सीधे निकल गए। दूसरा उसने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि 12,000 अल्फा कणों में से कुछ अल्फा कण अपने रास्ते से विचलित हो गए। तीसरा ऑब्जर्वेशन उसने क्या किया कि 12,000 अल्फा कणों में से केवल एक अल्फा कण अपने पथ पर वापस लौट के आया। तो 3 ऑब्जर्वेशन देखे उसने, दिख भी रहा होगा, ये सीधे सीधे निकल गए, ये अपने रास्ते से वापस मुड़ गए, और ये बेटा अपने पथ पर वापस लौट आया। तो उन्होंने 3 ऑब्जर्वेशन किए। मैं लिख रहा हूं नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, मतलब प्रेक्षण उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण। प्रेक्षण क्या किया बेटा आपने, नंबर 1 उन्होंने बोला मोस्ट अल्फा पार्टिकल, अल्फा का सिंबल होगा जो मैंने ऐसे बनाया एल जैसा, मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू गोल्ड फॉइल, मतलब अधिकांश अल्फा कण झिल्ली से गुजर गए। ठीक है, अधिकांश टोटल अल्फा पार्टिकल कितने थे, 12,000 अल्फा कण थे। कितने थे, 12,000। ठीक है, और उनको शॉर्ट गन से उन्होंने बौछार कराई थी रेडिंग, तो अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल रहे हैं। नंबर 2 ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या किया, नंबर 2 ऑब्जर्वेशन उनका था सम अल्फा पार्टिकल deviate from its path, मतलब कुछ अल्फा कण पथ से विचलित हो गए, कुछ अल्फा कण पथ से विचलित हो गए। ठीक है, नंबर 3 तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, 1 अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा कण, 1 अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 12,000, मतलब 12,000 में से एक अल्फा कण रिटर्न लौट आया, रिटर्न टू इट्स पाथ, अपने रास्ते पर। एक अल्फा कण अपने रास्ते पर लौट आया, एक अल्फा कण पथ पर वापस आ गया। ठीक है, उन्होंने 3 प्रेक्षण किए बेटा कि अधिकांश अल्फा कण झिल्ली से सीधे गुजर गए, कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो गए, और एक अल्फा कण 12,000 से अपने पथ पर वापस आ गया। और इन 3 ऑब्जर्वेशन से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला बेटा, कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला, एक चीज तो पहली बात तो ये थी कि ज्यादातर अल्फा कण निकल गए। मतलब क्या था कि अधिकांश भाग जो होता है एटम में, जो बेटा मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है, एटम में जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है वो खाली होता है। रदरफोर्ड जी ने क्या बोला कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, अधिकांश भाग परमाणु में खाली होता है। दूसरा, पहले ऑब्जर्वेशन तो ये इसको निकाला, दूसरे ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकाला उन्होंने कि कुछ अल्फा पार्टिकल अपने पास से डिविएट हुए। इसका मतलब क्या है, जो अल्फा पार्टिकल अपने पास से डिविएट हुए, मतलब उनको क्या दिखा होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन दिखा होगा। क्या दिखा होगा, इलेक्ट्रॉन दिखा होगा। क्या दिखा होगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दिखा होगा इसलिए क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल बेटा प्लस का होता है। कैसा होता है, प्लस का। क्या होता है, प्लस का। तो प्लस वाला कब मुड़ेगा, जब माइनस दिखेगा। जैसे आप किसी मोहतरमा को देखकर आकर्षित होते हो, सेम ऐसे ही जो प्रोटॉन है बेटा प्लस को देखकर क्या हुआ, अट्रैक्ट हो गया, तो अपने पास से डिविएट हो गया। तो सेकंड कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला कि परमाणु में कुछ भाग में क्या उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, कि इन द सम पार्ट ऑफ द एटम हैज नेगेटिव चार्ज, कि एटम का जो कुछ भाग है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। थर्ड ऑब्जर्वेशन से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि एक अल्फा अपने पास से लौट आया। मतलब क्या है कि लौटेगा कब, जब बेटा लड़ाई कब होगी, जब पहलवान के सामने पहलवान होगा। मतलब ये प्लस चार्ज है अल्फा पर, तो यहाँ मिड में सेंटर में क्या होता है बेटा, प्लस चार्ज होता है। सेंटर में क्या होता है, प्लस का चार्ज होता है, जिसको अपन बोलते हैं बेटा न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस।
मतलब हिंदी में नाभिक, क्या बोलते हैं, नाभिक। तो उन्होंने 3 ऑब्जर्वेशन से बेटा 3 कंक्लूजन निकाले, 3 निष्कर्ष निकाले। नंबर 1 क्या था, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, अधिकांश भाग परमाणु का खाली होता है। सेकंड कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला कि इन सम पार्ट ऑफ एटम नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट, कि परमाणु के कुछ भाग में ऋणात्मक आवेश उपस्थित होता है। थर्ड कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला कि इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम हैज पॉजिटिव चार्ज, परमाणु के केंद्रीय भाग में क्या उपस्थित होता है, धनावेश उपस्थित होता है, जिसको अपन न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ये 3 निष्कर्ष उन्होंने निकाले, ठीक है। अब इनकी कमी क्या थी बेटा, इनकी कमी ये थी कि उन्होंने क्या बताया कि कुछ भाग में ही इलेक्ट्रॉन होता है, उन्होंने ये बताया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जो कमी थॉमसन की रही वो ही कमी इसकी रही। तो इसने ये नहीं बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है, ये नहीं बताया। सेकंड उसने ये नहीं बताया कि ये बताया उसने पहला ऑब्जर्वेशन से कि ज्यादातर भाग खाली होता है, खाली परमाणु में कुछ भाग होता ही नहीं है। ये 2 लिमिटेशन थी कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज नॉट एम्प्टी, ये पहला लिमिटेशन। दूसरा जो उसने बोला, रदरफोर्ड ने बोला था एम्प्टी होता है लेकिन ऐसा नहीं होता। दूसरा उसने ये नहीं बोला कि पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज इक्वल होता है नेगेटिव चार्ज, ये उसने नहीं बोला। जो कमी थॉमसन ने कर दी वही कमी इसने थोड़ी सी कर दी, ठीक है। नेक्स्ट अपन एक बार देख ले बेटा और फिर अपन नेक्स्ट मॉडल पढ़ते हैं। तो देखिए बेटा, इसी के साथ मैं सौरभ सोगरवाल आपसे विदा लेना चाहता हूं। आगे नेक्स्ट जो मॉडल है वो अपन कल पढ़ेंगे, नील्स बोर का मॉडल, ठीक है। तो इसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।